अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियोस हेल्पफुल लगते हैं तो प्लीज़ इन्हें शेयर कीजिएगा। चलिए हम कंटिन्यू करते हैं हमारा लीनियर अलजेब्रा, और आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है लीनियर स्पैन ऑफ सेट्स। तो चलिए हेडिंग डालिए जल्दी से। आज का हमारा टॉपिक का नाम क्या रहेगा? लीनियर स्पैन ऑफ अ सेट। तो चलिए इसकी जल्दी से डेफिनेशन लिखिए। क्या रहता है लीनियर स्पैन की डेफिनेशन? वैसे आप पहले समझ लीजिए लीनियर स्पैन होता क्या है। अभी सपोज कीजिए कि आपका एक सेट है S, एक सेट आपको S दिया हुआ है जिसके वेक्टर है, अज्यूम कर लीजिए V1, V2, V3, V4। ये सब क्या है जी? इसके वेक्टर्स है। अब अगर आपको पूछ रहा है कि ये स्पैन कर रहा है कि नहीं कर रहा है किसी भी चीज का स्पैन, तो आप एक चीज याद रखिएगा, स्पैन का मतलब होता है सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन। क्या होता है स्पैन का मतलब? सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन। तो जैसे मैं बोलूं कि स्पैन लिखना है तो मैं स्पैन को डिनोट करता हूं L ऑफ S से। कैसे डिनोट करते हैं? L ऑफ S, मतलब स्पैन ऑफ सेट S लिखेंगे ऐसा, या तो आप इसको चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हैं, स्पैन ऑफ सेट S। दोनों का मतलब सेम होता है, आप L ऑफ S लिखो चाहे स्पैन ऑफ S लिखो। ये क्या रहेगा जी? इसका लीनियर कॉम्बिनेशन रहेगा। मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन कैसे लेते हैं आप क्या करते हैं? इनको एक ना एक कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, यानी स्केलर्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? अगर मैं इसको कोई स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या वैल्यू मिल सकती है मेरे को? जैसे अल्फा V1 प्लस बीटा V2 प्लस गैमा V3, या तो और इजी रखने के लिए ABCD यूज कर लेते हैं, जैसे A V1 प्लस B V2 प्लस C V3 प्लस D V4। आया ऐसा? यहाँ पे V1 V2 V3 V4 ये सब क्या है जी? ये सब एलिमेंट है सेट S के, है। तो वेयर जो आपका V1 V2 V3 V4 ये सब के सब क्या है जी? हमारे एलिमेंट है सेट S के, है। और जो सेट S है, अज्यूम करो ये क्या है? एक सबसेट है। S क्या है? हमारा सबसेट है। किसका? वेक्टर ओवर द फील्ड F का। किसका है जी? सबसेट वेक्टर ओवर द फील्ड F का, है। तो हमारा जो S के एलिमेंट है वो क्या है? V1 V2 V3 V4। और यहाँ पे जो A B C D है ये क्या है जी? ये फील्ड के एलिमेंट है, यानी स्केलर से। तो A B C और D ये सब जो है ये किसके एलिमेंट है? हमारे फील्ड के एलिमेंट है। उम्मीद है आप लोग लीनियर कॉम्बिनेशन जो हमारा पिछला टॉपिक था वो देख के आ रहे होंगे, ठीक है। तो इन वन वर्ड अगर मैं बोलना चाहूं तो स्पैन क्या होता है? स्पैन होता है सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन। क्या होता है? सीधे साथ बात याद रख लीजिए कि स्पैन का मतलब क्या होता है? सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन। इतना याद रख लेंगे। अगर आप इतना भी याद रख लेंगे तो आपका काम हो जाएगा, फिर आपको कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्या रहेगा स्पैन की डेफिनेशन? चलिए लिखिए जल्दी से। जैसे आपको दिया हुआ लेट VF be a vector space and S be any non-empty subset of V, then the linear span of S is the set of all linear combinations of finite set of elements of S it is denoted by LS।
एस, तो जब भी एल ऑफ एस लिखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा स्पैन ऑफ एस। एल एस लिखे मतलब क्या हो जाएगा स्पैन ऑफ एस। तो अपन ऐसा लिख सकते क्या, देयरफॉर मैं ऐसा लिख सकता हूं कि जो मेरा एल ऑफ एस रहेगा यानी स्पैन ऑफ एस रहेगा, इसी को मैं क्या लिख सकता हूं जी, इसको मैं लिख सकता हूं सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स इन एस। उम्मीद है आप वेक्टर स्केलर ये वर्ड से कंफ्यूज नहीं हो रहे होंगे। आप अगर लीनियर कॉम्बिनेशन वाला चैप्टर देख के आ रहे हैं, जो पिछला टॉपिक है वो देख के आ रहे होंगे, तो आप लोगों ने ये चीज पढ़े थे, जो हमारा वेक्टर स्पेस का एलिमेंट होता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं वेक्टर्स। वेराज जो हमारा ये फील्ड का एलिमेंट होता है, ठीक है, जो एफ के एलिमेंट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं स्केलर्स, ठीक है। तो जब भी आप लीनियर कॉम्बिनेशन बनाते हैं, आप क्या करते हैं, एक वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हो एक स्केलर से, फिर उसको ऐड करते हो दूसरे वेक्टर को मल्टीप्लाई करके दूसरे स्केलर से। अब मैं यहां से आपसे सिर्फ ये उम्मीद रखूंगा कि आपको जब भी कोई भी बोलेंगे स्पैन वर्ड कहीं पे भी दिखा, तो आपके दिमाग में पहले की चीज क्या आनी चाहिए, हमारे मास्टर ने हमको बताया था कि स्पैन का मतलब होता है कि आपको क्या लेना है, सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन, यानी जहां पे भी स्पैन आया वहां पे आपको क्या बनाना है, लीनियर कॉम्बिनेशन बनाना है। अगर अभी नहीं भी समझा कोई टेंशन मत लो, अभी जब आप इसके ऊपर के क्वेश्चन देखेंगे तो आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ जाएंगी। जैसे देखिए आपका पहला क्वेश्चन क्या है, इज द वेक्टर 2 -5 3 in the subspace of R cube spanned by the vectors 1 -3 2 2 -4 -1 1 -5 7। चलिए बताइए क्या कह रहा है क्वेश्चन। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि यहां पे जो वेक्टर है, कौन सा वेक्टर जी हमारा 2 -5 3, ये जो सबस्पेस में है आर क्यूब की, ये स्पैन होता है क्या वेक्टर 1 -3 2 2 -4 -1 और 1 -5 7 से, ठीक है। तो अज्यूम कर लो हम पहले वेक्टर को ले लेंगे W, ठीक है, पहले वेक्टर को हमने क्या, वेक्टर है तो V ले लेते, पहले वेक्टर को ले लिया हमने V, ये दूसरे वेक्टर्स को ले लिया V1 V2 और V3, ठीक है। क्या करना है समझो, क्या वर्ड बोल रहा है यहाँ पे कि स्पैन होगा कि नहीं होगा। अब अगर आप लोगों को याद हो स्पैन का मतलब क्या होता, वहां पे बनना चाहिए एक लीनियर कॉम्बिनेशन, क्या बनना चाहिए जी, वहां पे लीनियर कॉम्बिनेशन बनना चाहिए। तो अगर ये वेक्टर जो स्पैन हो रहा कि नहीं हो रहा पूछ रहा है, अगर ये वेक्टर इन तीनों का लीनियर कॉम्बिनेशन बन गया तो क्या हो जाएगा, स्पैन हो जाएगा। अगर लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं बना तो स्पैन नहीं होगा। इजी है, पक्के में समझ रहा। तो मैं पहले वेक्टर को जो स्पैन हो रहा कि नहीं हो रहा ये पूछ रहा है, इसको क्या ले लूंगा V, और जो वेक्टर से स्पैन हो रहा है बोल रहा है उनको क्या ले लूंगा V1 V2 और V3 ले लेंगे। तो चलिए इसका सॉल्यूशन कैसे चालू करेंगे जी, हम लेट V वेक्टर से हम डिनोट करेंगे किसको, 2 -5 और 3 को। वेक्टर V1 से हम डिनोट करेंगे किसको, 1 -3 2 को। वेक्टर V2 से हम डिनोट करेंगे किसको, 2 -4 -1 और वेक्टर V3 से हम डिनोट करेंगे किसको, 1 -5 7। जरूरी है क्या करना, नहीं। आप डायरेक्टली यहाँ पे डायरेक्ट लिख भी सकते हो कि अगर ये स्पैन हो रहा होगा तो क्या करेंगे, कोई ना कोई लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएगा। तो आप डायरेक्टली एक स्टेप वहां पे लिख भी सकते हैं, सिर्फ क्वेश्चन बड़ा करने के लिए। अब बताइए आपको क्या बताया अभी मैंने, स्पैन होगा कि नहीं होगा। कब होगा स्पैन, जब ये वेक्टर ये तीनों का क्या बन जाए, लीनियर कॉम्बिनेशन। अगर लीनियर कॉम्बिनेशन बन गया तो स्पैन होगा, लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं बना तो स्पैन नहीं होगा। तो हम बोलेंगे लेट इफ पॉसिबल, अगर संभव है तो V जो रहे ये क्या हो जाएगा A टाइम्स V1
प्लस बी टाइम्स v2 प्लस सी टाइम्स v3 ले लेंगे ऐसा, जहां पे ए बी सी क्या है, यहाँ पे स्केलर्स है, तो अपन लिखेंगे वेयर ए बी सी ये क्या है, स्केलर है, तो किसको बिलोंग करेंगे ये, रियल स्पेस को। किसको बिलोंग करेंगे ये, रियल स्पेस को। कर रहा आर, जो हमारा फील्ड रहेगा यहाँ पे, ठीक है। तो क्या किया, वेयर ए बी सी किसको बिलोंग कर रहे हैं, आर को। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, यहां तक समझा, पक्के में समझा। ये क्या ले रहे हैं आप, वेक्टर वी को लीनियर कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लीनियर कॉम्बिनेशन कैसे बनाते हैं, v1 v2 v3 क्या है जी, यहाँ पे वेक्टर से, तो इनको काय से मल्टीप्लाई करोगे आप, कोई ना कोई स्केलर से। स्केलर कहां से लेते हैं हम लोग, फील्ड से। आर क्यूब है तो हम लोग यहाँ पे फील्ड क्या लेंगे, आर लेंगे। कोई भी दिक्कत नहीं, कोई भी डाउट नहीं, समझा यहां तक, पक्के में समझा, सच में समझा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो चलिए बताइए क्या मिलेगा जी आपको फिर यहाँ पे, देयरफॉर v की वैल्यू क्या है, 2 - 5 3 इज इक्वल टू a टाइम्स v1 क्या है जी हमारा, v1 है 1 - 3 2 प्लस b टाइम्स v2 क्या है जी हमारा, 2 - 4 -1 प्लस c टाइम्स v3 क्या है जी हमारा, 1 - 5 7। अब जो लोगों को ये वाला स्टेप नहीं लिखना है वो डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेट इफ पॉसिबल। 2 - 5 3 इज इक्वल टू a टाइम्स 1 - 3 2 b 2 टाइम्स b into 2 - 4 - 1 plus c times 1 - 5 7 where ABC belongs to R। डायरेक्ट ऐसा लिख के आप यहां से भी क्वेश्चन को चालू कर सकते हैं। तो चलिए बताइए क्या मिलेगा आपको, 2 - 5 3 ये a जाके मल्टीप्लाई होगा अंदर, तो क्या मिलेगा, a - 3a 2a, b जाके मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा, 2b - 4b -b, c जाके मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा, c -5c 7c मिलेगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। अब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कर लो ऐड। पहला एलिमेंट ऐड होगा यहां के पहले एलिमेंट से होगा, तो बताइए क्या मिलेगा जी आपको मिलेगा 2 - 5 3 इसकी वैल्यू। ये क्या है, ऑर्डर्ड पेयर के हमेशा करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होते, तो पहला एलिमेंट ऐड होगा पहले में, तो क्या मिलेगा जी, a कौन सा साइन है, प्लस 2b प्लस c आ गया पहला। दूसरा क्या मिलेगा, कौन सा नंबर है पहले यहाँ पे, -3 तो है -3, यहाँ पे क्या है जी, -4b तो है -4b, यहाँ पे क्या है जी, -5c तो है -5c आ गया सेकेंड एलिमेंट। अब थर्ड एलिमेंट ऐड होगा तो 2a, यहाँ पे क्या है -b, यहाँ पे क्या है +7c आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, फिर हमको मालूम क्या, ऑर्डर्ड पेयर है, तो पहला एलिमेंट इक्वल रहेगा पहले एलिमेंट से, दूसरा एलिमेंट इक्वल रहेगा दूसरे एलिमेंट से, तीसरा एलिमेंट इक्वल रहेगा तीसरे एलिमेंट से। रहेगा क्या जी, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। तो चलिए बताइए हमको क्या मिलेगा, देयरफॉर पहला एलिमेंट a + 2b + c, तो a + 2b + c ये कैसे इक्वल रहेगा हमारा, 2 से। रहेगा कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। दूसरा क्या मिलेगा जी आपको, -3a - 4b - 5c, -3a - 4b - 5c ये कैसे इक्वल रहेगा जी, ये इक्वल रहेगा -5 से। रहेगा कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। उसके बाद तीसरा क्या है, 2a - b + 7c, तो 2a - b + 7c ये इक्वल रहेगा, कैसे इक्वल रहेगा जी, 3 से। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। अब जैसे लीनियर कॉम्बिनेशन सॉल्व करते थे वैसे सॉल्व कीजिए। क्या करेंगे, इसको लिखेंगे कौन से फॉर्म में, मैट्रिक्स फॉर्म में। तो क्या लिखेंगे हम लोग जी यहाँ पे, राइटिंग अबव इक्वेशंस कौन से फॉर्म में, इन मैट्रिक्स फॉर्म वी गेट। क्या मिलेगा जी आपको, पहले पूरे के पूरे a के कोएफिशिएंट लिखो, क्या है 1 - 3 2 तो है 1 - 3, फिर पूरे b के कोएफिशिएंट लिखो, क्या आएगा 2 - 4 -1, फिर पूरे c के कोएफिशिएंट लिखो, क्या आएगा 1 - 5 7। फिर आते वेरिएबल्स, कौन कौन से वेरिएबल है यहाँ पे, a b और c, तो है a b c इज इक्वल टू जो कांस्टेंट वैल्यूज है, क्या है जी यहाँ पे 2 - 5 3 है। ये कौन से फॉर्म में दिख रहा है जी आपको, ax इज इक्वल टू b के फॉर्म में आप लिखेंगे, विच इज इन द फॉर्म, कौन से फॉर्म में, ax इज इक्वल टू b, जहां पे ये जो a है ये क्या होता है हमारा कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, क्या होता है हमारा a
कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। अब आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। याद आ रही पूरी स्टेप, मैंने कुछ भी स्टेप चेंज नहीं किया हूं, पूरा एक ही फ्लो में लेके जा रहे हैं हम लोग ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो आप क्या लिखेंगे, कंसिडर द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। क्या लिखेंगे जी यहां पे, कंसिडर द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। कैसे लिखते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को, A:B के फॉर्म में लिखते हैं। तो चलिए बताइए, मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स ए क्या है जी हमारा, 1 2 1, उसके बाद -3 -4 -5, उसके बाद 2 -1 7, फिर डॉट 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 डालते, फिर क्या लिखते हैं, बी वाला कोएफिशिएंट। बी वाला कोएफिशिएंट क्या है जी, 2 -5 3। याद आ रहा है। फिर उसके बाद क्या करते, ये नंबर को पाइवट एलिमेंट बनाने की कोशिश करते हैं ना। पहले एलिमेंट को कैसे बनाते, उसके नीचे के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को क्या बनाते, 0। अब यहां पे क्या एलिमेंट है, -3, -3 में क्या ऐड करना पड़ेगा, 3। तो मैं लिखूंगा R2 चेंजेस टू R2 + 3 टाइम्स R1 आएगा। फिर यहाँ पे 2 है, 2 से क्या सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 0 बनेगा, 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मैं लिखूंगा R3 चेंजेस टू R3 - 2 टाइम्स R1। उम्मीद है आप लोग मैट्रिसेस वाले पूरे लेक्चर्स देख के आ रहे होंगे। मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आप देख के आ रहे, करके मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा क्यों कर रहे हैं ऐसा। तो चलिए A:B क्या मिलेगा आपको, 1 2 1 2, जैसा था वैसा। सेकेंड रो में चेंज आया, क्या है, R2 + 3 टाइम्स R1, तो -3 + 3 1 = 3, -3 + 3 कितना हो गया जी, 0। -4 + 3 2 = 6, 6 में से 4 गया तो कितना बचेगा जी आपका, 2 बचेगा। -5 + 3 1 = 3, -5 + 3 कितना बचेगा, -2 बचेगा। फिर उसके बाद -5 + 3 2 = 6, -5 + 6 कितना बचेगा जी, 1 बचेगा। अब यहाँ पे क्या है, R3 - 2 टाइम्स R1, तो 2 -2 1 = 2, 2 में से 2 गया 0। -1 -2 2 = 4, -4 -1 -5 आएगा। 7 -2 1 = 2, तो कितना आएगा, 5 आएगा। 7 में से 2 गया तो 5। 3 -3 2 = 6, 3 में से 6 गया तो कितना बचेगा, -3। समझे कैसा, पक्के में समझा, सच में समझा, कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट, इजी है यहाँ तक, सबको समझ गया, पक्का समझ गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब पहला एलिमेंट तो क्या बन गया मेरा, पाइवट एलिमेंट बन गया। अब पहले एलिमेंट के बाद मैं दूसरे रो में यहाँ पे पाइवट एलिमेंट बनाने की कोशिश करूंगा, है ना। प्रिंसिपल डायगोनल के अलोंग बनाने की कोशिश करते हैं जनरली हम लोग। अगर यहाँ पे ऑलरेडी बन गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं, अभी बना है क्या, नहीं बना, तो अब हम यहाँ पे बनाने की कोशिश करेंगे। अब देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे -5 है ऐसा, तो आप चाहो तो डायरेक्ट कर लो, या तो फिर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पहले क्या बना लो, 1 बना लो, है ना। यहाँ पे 1 बना लेंगे तो नीचे करना आसान हो जाएगा आपके लिए। तो चलिए 1 बना लेते हैं। हम क्या करेंगे, सेकेंड रो में 1 बनाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, R2 चेंजेस टू R2/2, 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या बन जाएगा जी, वहां पे 1 बन जाएगा। तो मेरा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स A:B इज इक्विवेलेंट टू क्या मिलेगा, 1 2 1 2, जैसा था वैसा। सेकेंड रो को 2 से डिवाइड करना है, 0/2 कितना होगा, 0। 2/2 1, -2/2 -1, और 1 डिवाइड हो गया यहाँ पे 2 से। और आखिरी रो में कोई चेंज नहीं, 0 -5 5 -3। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट, इजी है, समझा पक्के में, सच में समझा। अब आप यहाँ पे एक चीज देखिए, यहाँ पे क्या नंबर है, -5। क्या नंबर है जी वहां पे, -5 है। क्या हमको वहां पे क्या चाहिए, पाइवट एलिमेंट अगर बनाना है, पाइवट एलिमेंट की कंडीशन क्या रहती, अगर लेफ्ट में कोई डिजिट है तो वो 0 होने चाहिए और नीचे के पूरे डिजिट 0 होने चाहिए। जैसे यहाँ पे लेफ्ट का तो झंझट ही, नीचे के पूरे डिजिट 0 हो गए, बन गया पाइवट एलिमेंट। इसके लेफ्ट का डिजिट 0 हो गया, नीचे क्या बनाना है, 0। क्या है यहाँ पे, -5 है, तो इसमें अगर मैं +5 जोड़ दूंगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे +5 को जोड़ देंगे, तो आप लिखेंगे R, कौन सी रो है ये, यह रो थर्ड। तो R3 चेंजेस टू R3 + 5 टाइम्स R2 आएगा। तो क्या मिलेगा आपको, A:B इज इक्विवेलेंट टू, पहली रो में कोई चेंज हुआ क्या, नहीं, तो लिख दीजिए 1 2 1 2। दूसरी रो में कोई चेंज हुआ क्या, नहीं, लिख दीजिए 0 1 -1 1/2। तीसरी रो में चेंज हो रहा है, अब देखो 0 + 0 कितना होगा, 0। -5 + 5 1 = 5, -5 + 5 कितना आएगा, 0। 5
प्लस इंटू माइनस माइनस, 5 वन जा 5, 5 में से 5 गया, कितना आएगा जी 0 आएगा। और यहाँ पे -3 प्लस 5 वन जा 5 बाय 2, -3 2 जा -6, -6 प्लस 5 कितना होगा -1 बाय 2 आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? इजी है, समझा पक्के में? सच में समझा, पक्के में समझा? कैसे किए समझ रहा है? सच में समझ रहा है, पक्के में समझ रहा है? किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? तो चलिए अब हम इसको करेंगे आगे की तरफ सॉल्व। कैसे करेंगे जी इसको आगे सॉल्व? अब हम लोग देखते हैं रैंक ऑफ मैट्रिक्स। क्या देखते हैं यहाँ से? रैंक ऑफ मैट्रिक्स। रैंक ऑफ मैट्रिक्स देखने के पहले आप क्या लिखेंगे? सिमिलरली। मैं सेम चीजें सॉल्व करके मैट्रिक्स ए भी निकाल सकता हूं। मैट्रिक्स ए विल बी इक्विवेलेंट टू, मैट्रिक्स ए कौन सा रहता है? ये डॉट डॉट के पहले वाला। तो मैट्रिक्स ए क्या बनेगा मेरा? 1 2 1 0 1 -1 0 0 0 बनेगा। अब आप लिखेंगे वी नो दैट। क्या मालूम है हमको? हमको मालूम है रैंक ऑफ मैट्रिक्स हम कैसे निकालते हैं। हमको नीचे वाले की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पे लिखता हूं, ठीक है? क्या लिखेंगे हम लोग? रैंक ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालते? तो हम लिखेंगे वी नो दैट। क्या मालूम है हमको? रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। क्या रहता है रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स का फॉर्मूला? नंबर ऑफ पाइवट एलिमेंट्स। क्या रहता? नंबर ऑफ पाइवट एलिमेंट्स। और यही कैसे इक्वल रहता है? नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज से। तो चलिए अब आप मेरे को बताइए, अब आपने बहुत बार पढ़ लिया, तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए क्या आएगा एंड रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या आएगा? चलिए देखिए, यहां पे अगर मैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को देखूं, 1 क्या बन गया मेरे लिए? पाइवट एलिमेंट, क्योंकि उसके नीचे के पूरे एलिमेंट क्या आ रहे हैं? 0। लेफ्ट का तो झंझट नहीं है। ये 1 भी क्या बन गया मेरे लिए? पाइवट एलिमेंट, क्योंकि लेफ्ट में जितने एलिमेंट है और नीचे जितने एलिमेंट है क्या आ रहे हैं? 0। ये -1/2 भी क्या बन गया मेरे लिए? पाइवट एलिमेंट, क्योंकि लेफ्ट के जितने एलिमेंट है, नीचे तो कोई है ही नहीं, लेफ्ट में जितने एलिमेंट है क्या है? 0। तो कितने पाइवट एलिमेंट है हमारे ऑगमेंट मैट्रिक्स में? 3। आप ये भी देख लो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी है। देखो यहाँ पे -1/2, ये 0 है क्या? नहीं है। तो ये एलिमेंट में भी नॉन जीरो रो है, ये एलिमेंट में भी नॉन जीरो रो है, इसमें भी नॉन जीरो रो है। तो तीनों की तीनों रो कैसी है? नॉन जीरो। तो रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स मेरा कितना बन जाएगा जी? यहाँ पे 3 बन जाएगा। वेर एज आप इसको देखो, मैट्रिक्स ए को, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स को देखो, 1 हमारा पाइवट एलिमेंट है, ये 1 हमारा पाइवट एलिमेंट है। आखिर इसमें कोई पाइवट एलिमेंट है क्या? नहीं। कितने पाइवट एलिमेंट बने? 2 बने। अब आप यहाँ पे भी देखिए, आखिरी जो रो है इसकी 0 0 0, एक भी नॉन जीरो एलिमेंट है क्या? नहीं। तो ये 0 रो हो गई, ये नॉन जीरो रो होगी, ये नॉन जीरो रो होगी। कितनी नॉन जीरो रो है? 2। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स से कितना आ गया? 2 आ गया। तो आपको क्या दिख रहा है? रैंक ऑफ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स और रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इक्वल नहीं है। तो आप बोल सकते हैं देयरफॉर रैंक ऑफ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। रैंक ऑफ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स और रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स अगर इक्वल नहीं है तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैसी होती है? इनकंसिस्टेंट। तो आप लिखेंगे देयरफॉर द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। कैसा है सिस्टम ऑफ इक्वेशन? इनकंसिस्टेंट। अगर इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन आ जाए तो आप लीनियर कॉम्बिनेशन लिख सकते क्या? नहीं लिख सकते। तो आप लिखेंगे देयरफॉर वेक्टर v कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स। कौन कौन सा? v1 v2 एंड v3। अब अगर ये लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं बना रहा तो स्पैन कर सकता क्या? नहीं कर सकता। तो आप लिखेंगे देयरफॉर, क्या लिखेंगे? देयरफॉर द वेक्टर 2 5 3 in the suspense of R cubed is not spanned by the vectors। ये पहला, दूसरा और तीसरा। फाइनल आंसर क्या लिखेंगे? समझा? therefore the vector 2 5 3 in the subspace of R cubed is not spanned by the vector 1 3 2 2 4 1 1 5 7।
समझा? अगर ये लीनियर कॉम्बिनेशन आ जाता तो क्या होता? स्पैन हो जाता। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? समझा? पक्के में समझा? सच में समझा? किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? अगर अभी भी नहीं समझा तो टेंशन लेके माथा पटकना क्या अपना? नहीं पटकना। अभी अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये नहीं भी समझ में आया तो अगला वाला तो समझ में आ ही जाएगा। जैसे देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है जी? हमारा अगला क्वेश्चन है इज द वेक्टर 3 -1 0 -1 in the subspace of r to the power 4 spanned by the vectors 2 -1 3 2 -1 1 -3 and 1 1 9 -5। चलिए अब इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमको जब भी दिखाना रहे कि यहाँ पे स्पैन हो रहा कि नहीं हो रहा तो हम क्या करते? पहला जो वेक्टर है उसको ले लेते v, बाकी जो वेक्टर्स है उनको ले लेते v1 v2 v3। इतना समझ में आ गया? अब ये क्या है? वेक्टर से हम इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? स्केलर से उनको करेंगे ऐड, यानी क्या बनाने की कोशिश करेंगे? लीनियर कॉम्बिनेशन। अगर लीनियर कॉम्बिनेशन बन गया तो स्पैन होगा, लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं बना तो स्पैन नहीं होगा। तो चलिए देखिए इसका सॉल्यूशन क्या आएगा जी? आप लिखेंगे लेट वेक्टर v कैसे डिनोट करेंगे? 3 -1 0 -1 v1 क्या लेंगे? 2 -1 3 2 v2 क्या लेंगे? -1 1 1 -3 v3 क्या लेंगे जी? 1 1 9 -5 आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? अब क्या करेंगे? हम लीनियर कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश करेंगे। तो हम लिखेंगे लेट इफ पॉसिबल, अगर आप बना सकते होंगे तो v की वैल्यू क्या ले लेंगे? इनको स्केलर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिए। पहले को मल्टीप्लाई कर दीजिए a से, दूसरे को कर दीजिए b से, तीसरे को कर दीजिए c से, जहां पे a b c ये क्या है? स्केलर है। कैसे स्केलर? रियल स्केलर। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? समझा यहाँ तक? पक्के में समझा? सच में समझा? कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? तो चलिए बताइए क्या मिलेगा आपको? v की वैल्यू सब्सटीट्यूट कीजिए, क्या आएगा? 3 -1 0 -1 इज इक्वल टू a इंटू v1 क्या है जी मेरा? 2 -1 3 2 प्लस b इंटू v2 क्या है जी मेरा? -1 1 1 -3 प्लस c इंटू v3 क्या है मेरा? 1 1 9 -5। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? अब इसको एक स्टेप पे करूं तो चलिए क्या मिलेगा आपको? 3 -1 0 -1 इज इक्वल टू, डायरेक्ट करते a जाके मल्टीप्लाई होगा 2 से तो मिलेगा 2a, कौन सा साइन है? प्लस इंटू माइनस b, फिर प्लस c आएगा। कैसे कर रहे हैं समझ रहा? मेरे को मानना करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होते हैं, यहाँ का पहला एलिमेंट, यहाँ का पहला एलिमेंट, यहाँ का पहला एलिमेंट, स्केलर के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद क्या होगा? ऐड। ऐसे में अगर दिक्कत लगते रही ना तो जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया ना, पहले स्केलर से मल्टीप्लाई करो, फिर ऐड करो, फिर इक्वल करो, वैसा भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ पे a जाके मल्टीप्लाई होगा -1 से तो क्या मिलेगा? -a, b जाके मल्टीप्लाई होगा 1 से तो क्या मिलेगा? +b, c जाके मल्टीप्लाई होगा 1 से तो क्या मिलेगा? +c मिलेगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सबको मिला? पक्का मिला? सच में मिला? अगला देखिए क्या मिलेगा जी? a जाके मल्टीप्लाई होगा 3 से तो मिलेगा 3a, फिर उसके बाद b जाके मल्टीप्लाई होगा 1 से तो मिलेगा +b, c जाके मल्टीप्लाई होगा 9 से तो मिलेगा +9c आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? लास्ट क्या बनेगा? यहाँ पे फोटो आ रही है क्या? मैं थोड़ा इधर ही लिख देता हूँ सेफ साइड के लिए। a जाके मल्टीप्लाई होगा 2 से तो क्या मिलेगा? 2a आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? फिर उसके बाद ये b जाके मल्टीप्लाई होगा -3 से तो क्या मिलेगा? -3b, c जाके मल्टीप्लाई होगा -5 से तो क्या मिलेगा? -5c। अब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कैसे रहेंगे? इक्वल रहेंगे। तो बताइए क्या बनेंगे जी आपकी इक्वेशन? पहली इक्वेशन क्या बनेंगी? 2a - b + c।
2a माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू 3 आया। 2a माइनस बी प्लस सी इक्वल टू 3। दूसरा माइनस ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू -1 माइनस ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू -1 बन गई दूसरी इक्वेशन भी पक्का। तीसरी 3a प्लस बी प्लस 9c 3a प्लस बी प्लस 9c इज इक्वल टू 0 आएगा। तीसरी इक्वेशन का ऐसे इक्वल है 0 से। और चौथा 2a माइनस 3b माइनस 5c 2a माइनस 3b माइनस 9c ये कैसे इक्वल आएगा -1 से। 2a माइनस 3b माइनस 5c ये इक्वल आया -5c है। देखो यहाँ पे ऐसी गलतियां होती है, ठीक है, तो करके चेक करते रहना। 2a माइनस 3b माइनस 5c इक्वल टू -1 आएगा ऐसा। अब इनको कौन से फॉर्म में लिखेंगे आप? मैट्रिक्स फॉर्म में। तो आप लिखेंगे राइटिंग above equations in matrix form we get। चलिए बताइए क्या मिलेगा। पहले पूरे a के कोएफिशिएंट क्या है जी? 2 -1 3 2 है, कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट? फिर पूरे b के कोएफिशिएंट क्या है? -1 1 1 -3। फिर पूरे c के कोएफिशिएंट क्या है? 1 1 9 -5। फिर जितने वेरिएबल्स है कितने हैं? 3 a b c इज इक्वल टू जितनी कांस्टेंट की वैल्यू क्या है? 3 -1 0 -1। कौन से फॉर्म में जी है? ax इक्वल टू b के फॉर्म में। तो आप लिखेंगे विच इज इन द फॉर्म। कौन सा फॉर्म? ax इज इक्वल टू b। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट? तो चलिए बताइए अब आप क्या लिखेंगे? ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। तो आप लिखेंगे कंसीडर द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। क्या रहता जी हमारा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स? a इज टू b। क्या रहता मेरा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स? a इज टू b, जहां पे a क्या रहता मेरा? कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। तो चलिए बताइए a पूरा मैट्रिक्स क्या है? 2 -1 1 -1 1 1 3 1 9 2 -3 -5 है ऐसा। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट? इजी है। यहां तक सबको समझा? पक्के में समझा? फिर b के कोएफिशिएंट लिखने के पहले आप क्या करते? पहले डॉटेड लाइन बनाते। फिर b के कोएफिशिएंट क्या है? 3 -1 0 -1। सबसे पहली चीज हम क्वेश्चन आसान बनाने के लिए क्या करते हैं? सबसे पहला एलिमेंट क्या बनाने की कोशिश करते हैं? 1। नीचे क्या दिख रहा है मेरे को? -1। अगर मैं 2 में -1 को ऐड कर दूंगा तो कितना मिल जाएगा जी मेरे को? यहाँ पे 1 मिल जाएगा, है ना। तो मैं क्या करूंगा? R1 चेंजेस टू R1 प्लस R2 कर दिया ऐसा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा मेरा? 1 बन जाएगा। बट देखो यहाँ पे -1 तो है, मैं यहाँ पे 0 आराम से बना सकता, तो वो भी एक ही बार में बना लेता हूँ। ये कौन सी रो है? थर्ड रो। तो R3 चेंजेस टू R3 प्लस 3 टाइम्स R2, इससे यहाँ पे 0 बन जाएगा, क्योंकि बाद में यहाँ पे 1 बनाने के बाद यहाँ पे तीनों जगह पे क्या लाना है? 0। तो इसको यूज करके अगर मैं यहाँ पे 0 ला सकता हूँ तो एक ही बार में ला लेता हूँ। फिर उसके बाद फोर्थ रो में भी मैं 0 ला सकता, कैसा? R4 प्लस 2 टाइम्स R2 करके, है ना। 2 में से 2 गया तो कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो बताइए क्या मिलेगा मेरे को? a इज टू b, यानी ऑगमेंट मैट्रिक्स इज इक्विवेलेंट टू। पहले रो में चेंज ला रहे हैं, हाँ क्या लिख रहे हैं? R1 प्लस R2। तो 2 -1 कितना हो जाएगा? 1 -1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 0 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 2 3 -1 कितना हो जाएगा? 2। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट? सेकेंड रो में कोई भी चेंज लाया क्या? नहीं, तो उसको एज इट इज लिख दीजिए -1 1 1 -1। थर्ड रो में कोई चेंज लाया, हाँ ऊपर वाली रो को 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। 3 प्लस इंटू माइनस माइनस, 3 1 जा 3, 3 में से 3 गया कितना बचा? 0 1 प्लस 3 1 जा 3, 3 प्लस 1 4, 3 1 जा 3, 3 प्लस 9 कितना आएगा? 12। 3 इंटू -1 -3, -3 प्लस 0 -3 आएगा। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट? इजी है, समझा पक्के में? सच में समझा? पक्के में समझा? कोई दिक्कत नहीं कोई डाउट नहीं। अगला देखिए, यहाँ पे क्या है? -1, यहाँ पे क्या है? 2, ट्वाइस ऑफ ऐड करना है। तो 2 प्लस 2 इंटू -1 कितना होगा? -2, 2 प्लस 2 कितना हो गया? 0 -3 प्लस 2 1 जा 2, -3 प्लस
2 कितना आएगा -1, -5 प्लस 2 1 जा 2, -5 प्लस 2 कितना आएगा -3, -1 फिर यहाँ पे 2 1 जा 2, तो -1 -2 कितना आएगा -3 आएगा। कैसे आया समझा? पक्के में समझा, सच में समझा? ये कैलकुलेशंस अगर हार्ड लगते हैं तो आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, कैलकुलेटर यूज करके भी आंसर निकालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं रहेंगी। अब देखिए, अगर मेरे को ये 1 को पाइवट एलिमेंट बनाना है तो इसके नीचे के पूरे एलिमेंट क्या होने चाहिए? 0 होने चाहिए। इसको छोड़ के बाकी पूरे एलिमेंट क्या बन गए मेरे? 0 बन गए। तो चलिए उसको भी बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे उसको 0? दोनों को कर देंगे ऐड। तो क्या करेंगे हम लोग? R2 चेंजेस टू R2 प्लस R1, दोनों को ऐड कर दीजिए तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स A:B इज इक्विवेलेंट टू, पहली रो में कोई चेंज नहीं, 1 0 2 2, यहाँ पे डॉट डॉट डालना भूलना नहीं। उसके बाद -1 प्लस 1 कितना हो गया? 0, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 2 3, -1 प्लस 2 1 आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? तीसरी रो में कोई चेंज नहीं, चौथी रो में भी कोई चेंज नहीं, 0 -1 -3 -3। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? इजी है, समझा पक्के में? सच में समझा, पक्के में समझा? अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो रहा है तो हमको इसको नेक्स्ट पेज में लेके जाना पड़ेगा। चलिए मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी का ऑप्शन आता था ना, कॉपी, यहाँ से तो कॉपी हो गया, यहाँ पे करते हैं इसको पेस्ट। तो ये हो गया हमारी इक्वेशन। हाँ, ये क्या हो गया हमारा? A:B जो हमने पीछे निकाल के आया। आगे वाली वैल्यू। अब उसके बाद ये तो बन गया मेरा पहला एलिमेंट, क्या बन गया? पाइवट एलिमेंट। अब इसको पाइवट एलिमेंट बनाना। ये पाइवट एलिमेंट कब बनेगा? लेफ्ट में, और नीचे की वैल्यू क्या आनी चाहिए जी? 0 आनी चाहिए। तो चलिए बना लेते हैं। तो कौन सी रो में चेंज करेंगे? थर्ड रो में। तो आप लिखेंगे थर्ड रो चेंजेस टू थर्ड रो। 4 में से कितना सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा? 4। तो क्या लिखेंगे? R3 -4 टाइम्स R2। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे -1 है, दोनों को ऐड कर दो, क्या आ जाएगा? 0। तो फोर्थ रो चेंजेस टू फोर्थ रो प्लस सेकेंड रो आएगा। तो चलिए बताइए क्या मिलेगा जी आपको? ऑगमेंटेड मैट्रिक्स यानी A:B इज इक्विवेलेंट टू, पहली रो में कोई चेंज नहीं, 1 0 2 2, यहाँ पे डॉट 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 डालना, ठीक है? हमने पीछे भी शायद डॉट डॉट नहीं डाले होंगे करके, यहाँ पे भी डॉट डॉट नहीं है, ठीक है? वो डॉट डालना भूलना नहीं प्लीज। तो चलिए क्या मिलेगा? 1 0 2 2, पहली रो में कोई चेंज नहीं, दूसरी रो में कोई चेंज नहीं है, लिख दीजिए 0 1 3 1, तीसरी रो में कोई चेंज, हाँ क्या है? 4 टाइम्स सब्ट्रैक्ट करना है, 0 में से 0 गया 0, 4 -4 1 जा 4, 4 में से 4 गया 0, 12 -3 4 जा 12, 12 में से 12 गया 0, यहाँ पे -3 -4, -3 -4 कितना हो जाएगा जी? -7 होगा। यहाँ पे क्या कर रहे हैं? R4 चेंजेस टू R4 प्लस R2, 0 प्लस 0 0, -1 प्लस 1 0, -3 प्लस 3 0, -3 प्लस 1, -3 प्लस 1 कितना आएगा जी? -3 प्लस 1 आएगा हमारा, -3 प्लस 1 आएगा -2 आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? इजी है, समझा पक्के में? सच में समझा, पक्के में समझा? अब देखिए आपका ये एलिमेंट बन गया है पाइवट एलिमेंट, ये एलिमेंट बन गया है पाइवट एलिमेंट। अगला आप पाइवट एलिमेंट कहाँ पे बना सकते हैं? यहाँ पे बना सकते हैं, है ना? यहाँ पे भी पाइवट एलिमेंट बना सकते हो कि लेफ्ट में पूरे एलिमेंट क्या है? 0, बस नीचे क्या लाना है? 0 लाना है। तो सबसे पहले तो 7 है यहाँ पे, तो अपन क्या करेंगे? इसको 1 बना लेंगे। तो अपन लिखेंगे R3 चेंजेस टू R3 बाय -7, कर दिया R3 बाय -7। जैसे R3 बाय -7 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? यहाँ पे आपको मिलेगा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स यानी A:B इज इक्विवेलेंट टू, क्या मिलेगा जी? पहले रो में कोई चेंज नहीं, 1 0 2 2, दूसरी रो पे कोई चेंज नहीं, 0 1 3 1, तीसरी रो में चेंज है, 0 को 7 से डिवाइड करो, किसी भी करो क्या आता? 0 आता। -7 डिवाइड बाय -7 कितना हो जाएगा? 1, और आखिरी रो में कोई चेंज नहीं, 0 0 0 -2
आएगा, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। अब बस नीचे वाला एलिमेंट, पूरे लेफ्ट में तो 0 है, नीचे वाले को क्या कर दो, 0 कर दो, तो ये भी क्या बन जाएगा, पाइवट एलिमेंट बन जाएगा। तो आप लिखेंगे R4 चेंजेस टू R4 प्लस 2 टाइम्स R3, तो क्या मिलेगा आपको, A:B, यानी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज इक्विवेलेंट टू क्या आएगा, 1 0 2 2 0 1 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0। आ गया, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। इसी तरीके से अगर आप सॉल्व करते तो सिमिलरली हम सेम स्टेप फॉलो करके मैट्रिक्स ए भी निकाल सकते हैं। मैट्रिक्स ए कौन सा रहता है, डॉट डॉट के लेफ्ट साइड के पूरे एलिमेंट लिख दो, क्या है 1 0 2 0 1 3 0 0 0 0 0 0। आ गया, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। अब क्या मालूम है आपको, रैंक ऑफ मैट्रिक्स कैसे लिखते हैं मालूम है, अरे याद है, याद आ रहा है कि बस बाउंसर ही जा रहा है, सब कुछ आगे पार्ट पीछे सपाट करते जा रहे हो, तुम लोग पढ़ते जा रहे हो ना, आप लोगों को पढ़ना जरूरी है। चलिए बताइए क्या लिखते हैं, वी नो दैट, क्या मालूम है जी आप लोगों को, रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स, रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स क्या रहता है जी फॉर्मूला रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स का, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, और यही कैसे इक्वल रहता है, नंबर ऑफ पाइवट एलिमेंट्स है। ठीक है, आप दोनों में से कोई एक फॉर्मूला लिख सकते हैं, अपन दोनों लिख देते हैं ताकि सामने वाला कोई भी बुक रेफर कर रहा हो उसको दोनों चीजें मिल जाए। क्योंकि आप देख रहे हैं ना, जितने पाइवट एलिमेंट रहते उतने ही नॉन जीरो रोज रहती है। जैसे आप वाली रो देखिए, यहाँ पे पहले वाले इसमें 1 2 2 प्रेजेंट है, यानी कैसी रो हो गई, नॉन जीरो रो, 0 है लेकिन 1 3 1, ये कैसा एलिमेंट है, नॉन जीरो है। यहाँ पे देखिए 0 0 0 है लेकिन आखिरी एलिमेंट क्या हो गया, 1 हो गया, 1 एक नॉन जीरो एलिमेंट है। तो यहाँ पे और आखिरी रो में तो पूरे क्या है, 0, तो ये कौन सी रो हो गई, 0 रो। लेकिन यहाँ पे 1 2 और 3 ऐसी रोज है जहां पे कोई ना कोई नॉन जीरो एलिमेंट प्रेजेंट है, तो वो कैसा हो जाता है, नॉन जीरो एलिमेंट। देयरफॉर रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स A:B, कितना मिलेगा, कितनी नॉन जीरो रो है, 3, रैंक ऑफ ऑगमेंटेड कितना मिल जाएगा जी आपको, 3 मिल जाएगा। समझा, पाइवट एलिमेंट के हिसाब से देख लो, 1 पाइवट एलिमेंट है, ये भी 1 पाइवट एलिमेंट है और ये भी 1 पाइवट एलिमेंट है। पाइवट एलिमेंट मतलब लेफ्ट में और नीचे एलिमेंट क्या आने चाहिए, 0, जहां पे भी प्रेजेंट है ना। ये तीनों के केस में, ए के केस में देखिए, ये पाइवट एलिमेंट है, ये पाइवट एलिमेंट है ना, और कोई पाइवट एलिमेंट है क्या, नहीं। अब देखो यहाँ पे 1 0 2 है, 0 1 3 है, ये दोनों नॉन जीरो रो है, नीचे की तो दोनों कैसी हो गई, 0 रो हो गई। तो बताइए रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स कितना आएगा, कितने नॉन जीरो रो है, 2, कितने पाइवट एलिमेंट है, 2, तो रैंक भी कितना आएगा, 2। दोनों इक्वल है क्या जी, नहीं, दोनों के दोनों अलग अलग है। तो आप लिखेंगे देयरफॉर रैंक ऑफ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। अगर रैंक ऑफ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स ऑफ रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इक्वल नहीं है तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैसी होंगी, इनकंसिस्टेंट। तो आप लिखेंगे देयरफॉर द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कैसा है, इज इनकंसिस्टेंट। अगर सिस्टम ऑफ इक्वेशन इनकंसिस्टेंट है तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन बना सकता है क्या, नहीं बना सकता। तो देयरफॉर वेक्टर v कैन नॉट बी expressed as linear combination of vectors v1 v2 and v3। यहाँ पे एंड पूरा लिखना, ठीक है, मैं चलो इसको काट के लिख देता हूँ, ठीक है, पेपर में ना ऐसा पूरा एंड लिखना, जैसे मेरी भी आदत है ऐसा यूज करने की, लेकिन ऐसा लिखना ज़्यादा सेफ रहता है, v3, ठीक है। तो वेक्टर्स v कैन नॉट बी एक्सप्रेस एज लीनियर कॉम्बिनेशन। अगर लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं बना तो स्पैन हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, ठीक है। तो आप लिखेंगे फाइनल आंसर, देयरफॉर द वेक्टर 3 -1 0 -1 इन द सबस्पेस ऑफ R³ इज नॉट स्पैन्ड बाय द वेक्टर्स 2 -1 3 एंड ये पूरा का पूरा। समझा, ये रहेगा आपका फाइनल आंसर। ये लिखना, ठीक है, मैं ऐसा करके लिख दे रहा था, आप भी छोड़ दे रहे, ऐसा मत करना।
लिखना इज्जतदारी से, देयरफॉर द वेक्टर, बता रहा हूं मैं आपको ऐसा लिखना है करके, ठीक है। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? अब उम्मीद है आपको स्पैन का इस टाइप का अगर क्वेश्चन आया तो आप लोग पेपर में सॉल्व कर लेंगे, उसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। अब अगर आपको ऐसा पूछ ले कि इफ M1 ये एक मैट्रिक्स है 1 0 0 0, M2 ये एक मैट्रिक्स है 0 0 0 1, M3 ये एक मैट्रिक्स है 0 1 1 0, then the span of M1 M2 M3 is the set of all 2 cross 2 सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए क्या बोल रहा है आपको, अगर M1 1 0 0 मैट्रिक्स है, M2 0 0 1 मैट्रिक्स है, M3 0 1 1 0 वाला मैट्रिक्स है, देन आपको प्रूव करना है कि जो भी मैट्रिक्स को आप दिखाएंगे स्पैन ऑफ M1 M2 M3, स्पैन ऑफ मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन इनका, ये क्या रहेगा, सेट ऑफ ऑल सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स याद आ रहे क्या जी आपको? हाँ जी आ रहे। जो भी प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट के अगर ऊपर का और नीचे का एलिमेंट इक्वल आ जाए तो वो कौन सा मैट्रिक्स बन जाता है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाता है। तो आपसे बोल रहा है अगर आप इनका लोगे स्पैन तो ये क्या बन जाएगा? एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। तो चलिए लिखते हैं हम लोग। तो अपन लोगों ने क्या लिया? स्पैन। तो चलिए लिखते हैं स्पैन ऑफ M1 M2 M3। स्पैन कैसे निकालते? सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन निकालते हैं ऐसा। तो ये जो रहेगा ये क्या रहेगा जी? एक सेट रहेगा किसका? लीनियर कॉम्बिनेशन का। लीनियर कॉम्बिनेशन मतलब ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, इनको कैसे मल्टीप्लाई कर दो? कोई ना कोई स्केलर से। तो पहला वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा a से, तो क्या मिलेगा? a टाइम्स M1 आएगा प्लस b टाइम्स M2 प्लस c टाइम्स M3। क्यों लिखे ऐसा समझा? पक्के में समझा? सच में समझा? क्यों लिख रहे समझ रहा है ना पक्के में? क्योंकि आपको यहाँ पे कह रहा है ये स्पैन अगर करोगे M1 M2 M3 का, किसी भी चीज का स्पैन करना मतलब क्या होता है? उसका लीनियर कॉम्बिनेशन लो। किनका स्पैन करना है? M1 M2 और M3 का। तो हम क्या करेंगे? इनका बनाएंगे लीनियर कॉम्बिनेशन। तो स्पैन ऑफ M1 M2 M3 कैसे लेंगे? M1 को मल्टीप्लाई कर दो a से, प्लस M2 को मल्टीप्लाई कर दो b से, प्लस M3 को मल्टीप्लाई कर दो c से, जहां पे a b c ये सब क्या है जी? आर स्केलर्स। कैसे है? ये सब के सब क्या है जी? यहाँ पे स्केलर्स है। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? यहाँ तक समझा? पक्के में समझा? सच में समझा? कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? तो चलिए बताइए अब क्या करेंगे? लीनियर कॉम्बिनेशन लेना है। तो चलिए जल्दी से लेते हैं। कैसे लेते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन? तो ये बन गया हमारा मैट्रिक्स। ए से मल्टीप्लाई होगा मैट्रिक्स 1। मैट्रिक्स 1 क्या है जी हमारा? 1 0 0 0 प्लस बी ये स्केलर जाके मल्टीप्लाई होगा मैट्रिक्स 2 से जो है 0 0 0 1 प्लस सी ये स्केलर जाके मल्टीप्लाई होगा मैट्रिक्स 3 से जो क्या है 0 1 1 0 है, जहां पे ए बी सी क्या है? स्केलर्स है। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? यहाँ तक समझा? पक्के में समझा? सच में समझा? कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? सबको समझ रहा? पक्के में समझ रहा? सच में समझ रहा? तो चलिए ब्रैकेट को कीजिए ओपन। तो क्या होगा? 1 जाके मल्टीप्लाई होगा a से, तो क्या बनेगा पहला मैट्रिक्स? a 0 0 0 आएगा। ये पूरे के पूरे स्केलर जाके मल्टीप्लाई होता है हर एक एलिमेंट से, b जाके मल्टीप्लाई होगा 0 से, तो 0
बी जाके मल्टीप्लाई होगा 1 में से तो 1, तो क्या बनेगा 0 इंटू बी 0, 0 इंटू बी 0, 0 इंटू बी 0, बी इंटू 1 बी प्लस सी ने कोई पाप किया क्या? नहीं, वो भी जाके मल्टीप्लाई होगा 0 इंटू सी 0, 1 इंटू सी सी, 1 इंटू सी सी, सी इंटू 0 0, सच दैट ए बी सी आर स्केलर्स। ए बी सी क्या है यहाँ पे? स्केलर्स। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? इजी है, यहां तक समझा, पक्के में समझा। मैट्राइसेस में हमेशा क्या होता? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होते। तो चलिए करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कीजिए ऐड। ए ऐड होगा 0 में, फिर ऐड होगा 0 में, तो ए प्लस 0 क्या बनेगा जी? ए बनेगा। 0 प्लस 0 प्लस सी क्या बनेगा? सी बनेगा। बनेगा, समझ रहा है? 0 प्लस 0 प्लस सी क्या बनेगा? सी। 0 प्लस बी प्लस 0 क्या बनेगा? बी। सच दैट ए बी सी आर स्केलर्स बनेगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? अब आप एक चीज बताइए मेरे को, मैंने अभी आप लोगों को बताया था क्या कि एक मैट्रिक्स आपका कौन सा मैट्रिक्स कब बनता है? आपका एक मैट्रिक्स कभी भी आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स तब बनता है जब प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर और नीचे का एलिमेंट सेम हो। प्रिंसिपल डायगोनल यहाँ पे कौन सी है? ये वाली है। तो इसके ऊपर क्या है? सी। इसके नीचे क्या है? सी। दोनों एलिमेंट कैसे हैं? सेम है। तो ये मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स बन गया है? एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन गया। तो आप इसको बोल सकते हैं ये इक्वल है सेट ऑफ ऑल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, क्योंकि यहाँ पे ए बी और सी की आप कोई भी वैल्यू डाल दो, हमेशा ये क्या बनेगा? एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगा, क्योंकि हमेशा ऊपर सी और नीचे सी, यानी डायगोनल के ऊपर की और डायगोनल के नीचे की वैल्यू कैसी आएंगी? इक्वल आएंगी। तो सेट ऑफ ऑल सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये कितने क्रॉस कितने का मैट्रिक्स है? 2 क्रॉस 2 का है, क्योंकि यहाँ पे 2 रो है और 2 कॉलम है। तो आप लिखेंगे सेट ऑफ ऑल सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2, या तो सिर्फ ऑर्डर 2। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? यहां तक समझा? पक्के में समझा? ये वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए? क्योंकि यहां पे आपको बोल रहा था कि आपको लेना है स्पैन। क्या लेना है आपको? स्पैन। बोल रहा था स्पैन ऑफ m1 m2 m3। ठीक है, तो जब भी बोलता है कि स्पैन लो, स्पैन लो का मतलब क्या होता है? लीनियर कॉम्बिनेशन लो। समझ रहा है? क्योंकि स्पैन का मतलब ही क्या होता है? सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन। समझा? पक्के में समझा? सच में समझा? कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? यहां तक समझा? पक्के में समझा? सच में समझा? उम्मीद है आप सबको समझ में आ रहा होगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो आप लिख के रख लो कि आगे अगर आपको काम आए कहीं पे, तो आप याद रखिएगा कि अगर इफ W1 and W2 are two non-empty subsets of vector field V, vector space V over the field F, then पहला पॉइंट, अगर W1 ये सबसेट है W2 का, ठीक है, इसको पहला पॉइंट ऐसा लिख लो। पहला पॉइंट कि अगर W1 ये सबसेट है W2 का, तो इसी का मतलब क्या होगा? स्पैन ऑफ W1 ये सबसेट रहेगा स्पैन ऑफ W2 का, है ना? कि अगर W1 सबसेट है W2 का, तो स्पैन ऑफ W1 ये सबसेट रहेगा स्पैन ऑफ W2 का। याद रखेंगे पक्के में। दूसरी चीज जो आपको याद रखना है, दूसरा फॉर्मूला, वो है कि स्पैन ऑफ, याद है ना, एल से स्पैन डिनोट करते, तो स्पैन ऑफ W1 यूनियन W2, इसकी वैल्यू होती है स्पैन ऑफ W1 प्लस स्पैन ऑफ W2 से इक्वल होती है। और तीसरा जो फॉर्मूला आपको याद रखना है कि स्पैन ऑफ W, ये W1 ले लो चाहे कुछ भी ले लो, ये इक्वल रहता है W1 से। यानी आप अगर 2 बार स्पैन लगाते हो तो इसकी वैल्यू एक ही स्पैन से इक्वल होती है, ठीक है, इक्वल टू स्पैन ऑफ W1। याद रखेंगे, आप 2 बार स्पैन लगाओ चाहे 1 बार स्पैन लगाओ, दोनों की वैल्यू क्या मिलती है आपको? इक्वल मिलती है। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? यहां तक समझा? पक्के में समझा? सच में समझा? कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? सबको समझ रहा? पक्के में समझ रहा? सच में समझ रहा?
उम्मीद है यहाँ तक आप सबको समझ में आया होगा। अब देखिए आपका एक और क्वेश्चन, लेट V1 be 1 to 1, V2 be 3 minus 4 7, V3 be 1 minus 3 3, then span of V1 V2 V3 ये इक्वल रहेगा स्पैन ऑफ V1 V2 से। ठीक है, क्या कह रहा है यहाँ पे समझिए, क्या बोल रहा है, V1 एक एलिमेंट है 1 to 1, V2 एक एलिमेंट है 3 minus 4 7, V3 एलिमेंट है 1 minus 3 3, ये तीन क्या हो गए हमारे वेक्टर हो गए। तो आपको बोल रहा है स्पैन ऑफ V1 V2 V3 ये इक्वल रहेगा स्पैन ऑफ V1 V2 से, यानी क्या बोल रहा, स्पैन ऑफ V1 V2 V3 ये तीन वेक्टर का स्पैन इक्वल रहेगा V1 V2 के स्पैन से, यानी दो वेक्टर के स्पैन से। ऐसा कब हो सकता, जब यहाँ का जो तीसरा वेक्टर है ये बाकी दो का क्या रहे, लीनियर कॉम्बिनेशन रहे। अगर V3 ये दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन बन जाए तो V3 कहां पे चला जाएगा, स्पैन में चला जाएगा, स्पैन में चला जाएगा, यानी दोनों कैसे हो जाएंगे, इक्वल। ठीक है, अब इसको प्रूव कैसे करेंगे ये चीज थोड़ा सा गौर से देखिए। तो चलिए सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे। अच्छा, अगर मैं आपको एक चीज पूछूं, एक सेट है, अज्यूम कर लो एक सेट है W1, इसके जो एलिमेंट है वो है मेरा V1 और V2 है, पक्के में कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। एक सेट है मेरा W2, ये जो मेरा W2 सेट है इसके एलिमेंट है V1 V2 V3, है क्या, कोई दिक्कत कोई डाउट। अब आप गौर से देखिए, W1 का एलिमेंट कौन है, V1, W2 में प्रेजेंट है। W1 का एक और एलिमेंट क्या है, V2, ये V2 इधर W2 में भी प्रेजेंट है, मतलब W1 का हर एक एलिमेंट W2 में प्रेजेंट है। इसी का मतलब W1 जो है ये क्या रहेगा, सबसेट ऑफ W2। ये चीज समझिए, पक्के में समझा कि W1 ये क्या रहेगा, सबसेट रहेगा किसका, W2 का, मतलब W1 सबसेट रहेगा W2 का। इसी का मतलब एक ऐसा सेट जो V1 और V2 को कंटेन करता है ये सबसेट रहेगा किसका, एक ऐसे सेट का जो V1 V2 V3 को कंटेन करता है। क्यों, यहाँ पे V1 V2 ये एलिमेंट है, V1 V2 ऑलरेडी इस सेट में प्रेजेंट है। ये चीज समझा पक्के में, तो मैं ये बोल सकता हूँ क्या, V1 V2 ये सबसेट है V1 V2 V3 का। कैसे लिखा समझा, ये W1 W2 के एग्जांपल से समझ में आया कि W1 में V1 V2 है, V1 V2 W2 में भी प्रेजेंट है, यानी W1 का हर एक एलिमेंट W2 में प्रेजेंट है, तो W1 सबसेट है W2 का। W1 का ही मतलब V1 V2 ये सबसेट है V1 V2 V3 का। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, यहाँ तक समझा, पक्के में समझा, सच में समझा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। आप चाहो तो यहाँ पे पहले शुरुआत कर सकते हो तीनों के तीनों सेट्स को लिख के, तो आप लिखेंगे हियर तीनों के तीनों वेक्टर को लिख के। पहला वेक्टर क्या दिया हुआ है, V1 1 2 1, दूसरा वेक्टर क्या दिया हुआ है, V2 क्या है 3 -4 7, तीसरा वेक्टर क्या दिया हुआ है, V3 क्या है 1 -3 3, है क्या। अभी मास्टर ने हमको क्या बोला कि V1 V2 ये सबसेट है किसका, V1 V2 V3 का, तो आप लिखेंगे सिंस V1 V2 ये क्या है जी, सबसेट है किसका, V1 V2 V3 का। ये चीज समझा ना W1 W2 के एग्जांपल से, नहीं भी समझा तो यहीं से समझ लो। कैसा, एक एलिमेंट सबसेट कब होता है, जब उसका हर एक एलिमेंट यहाँ पे प्रेजेंट हो। पहले सेट में कौन सा एलिमेंट है, V1 और V2, दूसरे सेट में कौन सा एलिमेंट है, V1 V2 V3, V1 V2 यहाँ पे प्रेजेंट है, यानी ये वाला सेट पूरा का पूरा इस सेट के अंदर प्रेजेंट है, तो V1 V2 इज द सबसेट ऑफ V1 V2 V3। और अभी हम लोगों ने देखा
कि अगर एक आपका जो सेट है वो दूसरे का सबसेट बन जाए तो जो इसका स्पैन रहेगा वो भी क्या रहेगा, इसका सबसेट रहेगा। तो आप बोल सकते हैं क्या, देयरफॉर स्पैन ऑफ वेक्टर v1 v2 ये रहेगा सबसेट किसका, स्पैन ऑफ वेक्टर v1 v2 v3। ये चीज समझा, पक्के में समझा? क्योंकि क्यों लिख रहा है तो समझा ना, आपने अभी लिखा है कि अगर W1 ये जो सेट है ये अगर W2 का सबसेट हो जाएगा तो स्पैन ऑफ W1 ये सबसेट हो जाएगा स्पैन ऑफ W2 का। यहाँ पे ये W1 सबसेट है W2 का तो स्पैन ऑफ W1 सबसेट हो जाएगा स्पैन ऑफ W2। समझ गया? कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। ये चीज समझा, पक्के में समझा, सच में समझा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे दिखाएंगे कि V3 क्या बन जाए, लीनियर कॉम्बिनेशन बन जाए V1 और V2 का। V3 किसका एलिमेंट है, ये हमारे इस सेट का है। आप दिखा दो V3 एलिमेंट यहाँ पे भी प्रेजेंट है। अगर V3 एलिमेंट इस पे कंटेन हो जाएगा तो आप बोल सकते हैं ये भी कंटेन हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है, क्या कहना चाहता हूँ समझो। हम सबसे पहले क्या बताया मैंने, स्पैन 3 का अगर इक्वल हो रहा है स्पैन 2 से तो मतलब ये जो तीसरा वेक्टर है बाकी दोनों का क्या होगा, लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। तो हम पहले कोशिश करेंगे प्रूव करने की कि ये क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन है। तो क्या मिलेगा आपको, आप लिखेंगे कैसा शुरुआत करेंगे इसको, लेट इफ पॉसिबल, लेट इफ पॉसिबल अगर आप लिख सकते होंगे तो आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे वेक्टर V3 को दिखाना है लीनियर कॉम्बिनेशन तो आप लिखेंगे वेक्टर V3 द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ V1 एंड V2। तो A V1 प्लस B V2 वेयर A एंड B क्या है जी, ये आर स्केलर्स। आएगा? कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? ये चीज समझा, पक्के में समझा, सच में समझा? तो बताइए क्या मिलेगा। V3 की वैल्यू क्या है जी हमारी, V3 की वैल्यू है 1 माइनस 3 इज इक्वल टू A टाइम्स A की वैल्यू क्या है जी मेरी, A V1 क्या है 1 2 1 प्लस B टाइम्स V2 क्या है जी मेरा 3 माइनस 4 7। आएगा? कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? यहाँ तक समझा, पक्के में समझा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? तो बताइए क्या मिलेगा, 1 माइनस 3 इज इक्वल टू A मल्टीप्लाई होगा 1 तो A 1 जा A, कौन सा साइन है प्लस, B इंटू 3 क्या आएगा 3B, 2 मल्टीप्लाई होगा A से 2A, B मल्टीप्लाई होगा -4 से तो क्या मिलेगा -4B, A मल्टीप्लाई होगा 1 से तो क्या मिलेगा A, B मल्टीप्लाई होगा 7 से तो क्या मिलेगा +7B मिलेगा। अब फिर उसके बाद सेम चीज क्या करेंगे, पहला एलिमेंट इक्वल रहेगा पहले एलिमेंट से ऑर्डर्ड पेयर, दूसरा एलिमेंट इक्वल रहेगा दूसरे एलिमेंट से, तीसरा एलिमेंट इक्वल रहेगा तीसरे एलिमेंट से। तो चलिए बताइए आपको क्या मिलेंगे यहाँ से, 3 इक्वेशंस। आपको यहाँ से 3 इक्वेशंस मिलेंगी। पहली A प्लस 3B इज इक्वल टू 1। आया? कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? दूसरी इक्वेशन क्या मिलेंगी, 2A माइनस 4B, 2A माइनस 4B इज इक्वल टू -3 मिलेगी। और तीसरी इक्वेशन क्या मिलेगी, A प्लस 7B इक्वल टू 3, A प्लस 7B इक्वल टू 3। अब आपकी मर्जी, आपको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स से जाना है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स से जाओ, या तो इनमें से कोई 2 इक्वेशन को सॉल्व करो, A और B की वैल्यू निकालो, तीसरे में पुट करो। अगर इक्वल आ गई वैल्यू, LHS इक्वल टू RHS आ गया तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैसा हो जाएगा, कंसिस्टेंट। तो आप इसको लीनियर कॉम्बिनेशन लिख सकते हैं। आपको जो मेथड आसान लगती है आप वो मेथड से जा सकते हैं। अभी जैसे मेरे हिसाब से यहाँ पे हमारे लिए क्या करना ज्यादा आसान रहेगा, यहाँ पे हमारे लिए डायरेक्ट वैल्यू बनाना ज्यादा आसान रहेगा, है ना, 2 इक्वेशन को सॉल्व करके। जैसे A प्लस 3B इक्वल टू 1 है, A प्लस 7B इक्वल टू 3 है। अगर मैं 3 और 1 को कर दूं सब्ट्रैक्ट तो A कट जाएगा, मेरे को B की वैल्यू मिल जाएंगी। तो चलिए करते हैं। तो आप लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 3। क्या करना है, इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करना है 3 से, तो इक्वेशन नंबर 3 लिखो। अब देखो यहाँ पे ये चीज समझना, आप पहले कौन सी इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे हैं। मैं इक्वेशन 1
और इक्वेशन 3 को सॉल्व कर रहा हूं, तो मैं वैल्यूज कहां पे पुट करके चेक करूंगा, इक्वेशन 2 में पुट करके चेक करूंगा कि मैंने जो वैल्यू निकाला वो इक्वल आ रही कि नहीं आ रही। अगर LHS इक्वल टू RHS आ गया तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैसे हो जाएंगी, कंसिस्टेंट। मैंने करके आपको दोनों मेथड पढ़ाया था लीनियर कॉम्बिनेशन में कि आप इक्वेशन सॉल्व करके कैसे निकालेंगे और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लेके कैसे निकालेंगे। जिस सिचुएशन के हिसाब से जो आसान लगे वो मेथड लगाना, ठीक है। एक ही मतलब रिजिड होके नहीं चलना, जहां पे समय बचता वहां पे बचा लेना। तो इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करना है किससे, 3 से। 3 इक्वेशन लिखो, क्या है, a प्लस 7b इक्वल टू 3 है। इक्वेशन नंबर 1 लिखो, क्या है, a प्लस 3b इक्वल टू 1, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। दोनों को क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट। साइन हो जाएगा चेंज, प्लस के जगह माइनस, प्लस के जगह माइनस, प्लस के जगह माइनस। तो a में से a गया, कितना बचा, 0। 7b में से 3b गया तो कितना बचा, प्लस 4b। 3 में से 1 गया, कितना बचा, 2। हमको b की वैल्यू चाहिए, यहाँ पे 4 मल्टीप्लीकेशन में इधर गया तो डिवीजन में आएगा 2/4। 2/4 यानी कितना होता, 1/2। तो b की वैल्यू क्या मिली जी आपको, 1/2 मिली। पुट करो इसको या तो इक्वेशन 1 में या तो 3 में और वैल्यू निकालो a की। तो आप लिखेंगे पुट b इक्वल टू 1/2 इन इक्वेशन 1, वी गेट क्या मिलेगा जी, a प्लस 3b यानी 3 इंटू b की वैल्यू 1/2 इक्वल टू 1। तो a प्लस 3 1 जा 3/2 इक्वल टू 1। यहाँ पे प्लस 3/2 उधर गया तो माइनस 3/2। तो बताइए a की वैल्यू क्या मिलेंगे, 2 1 जा 2, 2 में से 3 गया तो माइनस 1/2। अब आपने 1 और 3 को सॉल्व करके a और b की वैल्यूज निकाले। अब अगर ये इक्वेशन 2 को सेटिस्फाई करेगा तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैसी हो जाएंगी, कंसिस्टेंट। यानी आप लीनियर कॉम्बिनेशन लिख सकते। अगर इक्वल नहीं आया तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन लिख सकते क्या, नहीं लिख सकते। तो आप लिखेंगे पुट a इक्वल टू -1/2 एंड b इक्वल टू 1/2 इन LHS ऑफ इक्वेशन 2। तो चलिए बताइए LHS क्या मिलेगा, LHS इज इक्वल टू क्या आएगा जी, 2a माइनस 4b। तो आएगा 2a, a की वैल्यू कितनी निकाले आपने, -1/2 निकाले, माइनस 4b तो आएगा -4 इंटू b की वैल्यू कितनी निकाले जी, 1/2 निकाले। 2 2 कैंसिल, कितना बचा, -1। 2 के टेबल में 4 आता है क्या, हाँ जी, कितना था, 2 2 जा 4, कौन सा साइन, माइनस -1 -2 कितना हो जाएगा, -3। इक्वेशन 2 देखो, इक्वेशन 2 का राइट हैंड साइड कितना है, -3 है क्या, अरे है, समझ रहा है। तो यही क्या इक्वल टू हमारा RHS, मतलब आपका LHS इक्वल है RHS से। इसी का मतलब देयरफॉर a इक्वल टू -1/2 एंड b इक्वल टू 1/2। ये क्या करता है, सेटिस्फाइज इक्वेशन 2। यानी आपने 1 और 3 को सॉल्व किया, इक्वेशन 2 में वैल्यू रख के देखिए, यानी a और b की वैल्यू इक्वेशन 1 को भी सेटिस्फाई करता, 2 को भी करता और 3 को भी करता, यानी सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैसा हो गया, कंसिस्टेंट। तो आप लेंगे देयरफॉर द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैसा है, इज कंसिस्टेंट। अगर सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट है तो आप लीनियर कॉम्बिनेशन लिख सकते क्या, हाँ जी लिख सकते। तो आप लिखेंगे देयरफॉर द वेक्टर v3 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर v1 एंड v2। ये चीज समझा, ये लीनियर कॉम्बिनेशन क्यों है, क्योंकि आपका सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैसा आ गया, कंसिस्टेंट आ गया। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, ये चीज समझ गया, पक्के में समझ गया, सच में समझ गया, ये चीज समझी ना पक्के में, तो आप लिख सकते देयरफॉर आपका v3 की वैल्यू क्या आएंगी जी, v3 क्या था, a टाइम्स v1 और प्लस b टाइम्स v2। तो a टाइम्स v1, तो v3 इज इक्वल टू a टाइम्स, a की वैल्यू क्या है, -1/2 v1 प्लस b टाइम्स v3 यानी 1/2 टाइम्स v2 आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, यानी v3 क्या हो गया, लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया v1 और v2 का। अगर लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया
मतलब कहाँ पे आएगा वो, स्पैन पे आएगा। सच में पक्के में समझा? तो आप बोल सकते देयरफॉर v3 इज कंटेन्ड इन, कहाँ पे, स्पैन ऑफ वेक्टर v1 और v2 के। बोल सकते, क्यों बोल सकते समझाना? स्पैन का मतलब क्या होता? सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन होता है। अब v3 जो है ये क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन है किसका, v1 और v2 का, यानी v3 क्या हो रहा है, स्पैन्ड बाय v1 एंड v2 होगा। जब आपने अभी देखा था ना क्वेश्चन कि आपका अगर लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा तो स्पैन नहीं होगा, तो यानी अगर लीनियर कॉम्बिनेशन बन गया तो स्पैन होगा। तो v3 एक किसका एलिमेंट है, स्पैन ऑफ v1 और v2 का है। क्या पक्के में समझा? सच में समझा? पक्के में समझा? कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब आप एक चीज बताइए, v3 असल में किसका एलिमेंट था जी? v3 मेरा एलिमेंट था v1 v2 और v3 का था। तो मैं ऐसा बोल सकता क्या, देयरफॉर स्पैन ऑफ v1 span of v1 v2 v3 is a subset of span of v1 and v2। बोल सकते हैं ऐसा? कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? अच्छा, यहाँ पे हमने इक्वेशन 1 ऑलरेडी दे दिए थे। हाँ, तो आपको यहाँ पे इक्वेशंस चेंज करना पड़ेगा। या तो इसको चेंज करने से अच्छा इसको लिख लो इक्वेशन नंबर ए। क्या लिख दो इसको, इक्वेशन नंबर ए, और इसको लिख दो इक्वेशन नंबर बी। अब ये कंसेप्ट समझ में आया? आपने क्या किया, v3 एलिमेंट था स्पैन ऑफ v1 v2 v3 का। हमने प्रूव कर दिया कि v3 एलिमेंट है स्पैन ऑफ v1 v2 का। जब भी आप ऐसा प्रूव कर देते ना कि किसी दूसरे सेट का एलिमेंट यहां पे बिलोंग कर रहा है, तो आप क्या बोल सकते, वो एलिमेंट इसका क्या बन गया, सबसेट बन गया। समझा पक्के में? हमने क्या लिया, v3 असल में किसका एलिमेंट था, स्पैन ऑफ v1 v2 v3 का था। हमने क्या किया, वो v3 एलिमेंट को बता दिया कि स्पैन ऑफ v1 v2 में कंटेन्ड है, यानी उसके अंदर आता है। तो हम क्या बोल सकते हैं, ये क्या बना रहा है, सबसेट बना रहा है। अब आप देखो, आपने पहले क्या लिखा था, आपने लिखा था कि स्पैन ऑफ v1 v2, ये क्या है, हमने स्पैन L से डिनोट किया था ना, स्पैन ऑफ v1 v2 ये कंटेन्ड है स्पैन ऑफ v1 v2 v3 में, यानी सबसेट है v1 v2 v3 का। और हमने यहाँ पे क्या प्रूव किया, स्पैन L से डिनोट कर दो, ठीक है। हमने वहां पे स्पैन को L से डिनोट किया ना, तो हम स्पैन को यहाँ पे भी कैसे डिनोट करेंगे, L से। या तो फिर अगर ऐसा नहीं करना है तो वहां पे स्पैन लिख लो, दो में से किसी एक जगह पे चेंज कर दीजिए, ठीक है। स्पैन यहाँ पे भी लिख दो स्पैन, कि L ही रखते यार, L ज्यादा अच्छा दिख रहा है मेरे को, L ही रखते, छोड़ो। स्पैन ऑफ v1 v2, और यहाँ पे हम स्पैन लिख देते हैं इसको। Therefore, span of v1 v2 v3 is contained under span of v1 and v2। ये चीज समझी, पक्के में समझी, सच में समझी, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। मतलब समझ रहे हो ना, अगर एक एलिमेंट है, आपने प्रूव कर दिया वो एलिमेंट असल में v3 किसका एलिमेंट था, v1 v2 v3 का, और हमने बताया कि v3 किसके अंदर आ रहा है, v1 और v2 के स्पैन के अंदर आ रहा है। मतलब आप क्या बोल सकते हैं, v3 जो उसका भी एलिमेंट था वो क्या बन जाएगा, सबसेट बन जाएंगे। इनका मतलब L ऑफ v1 v2 v3 यानी स्पैन ऑफ v1 v2 v3 ये कंटेंट है v1 और v2 के अंदर। तो हम बोल सकते हैं क्या, फ्रॉम a एंड b। आप क्या बोल रहे हैं कि आपका स्पैन ऑफ v1 v2 ये आपका सबसेट है किसका, स्पैन ऑफ v1 v2 v3 का। और यहां पे आप क्या बोल रहे हैं कि स्पैन ऑफ v1 v2 v3 ये आपका सबसेट है v1 और v2 का। ये किस फॉर्म में हो गया, आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा, याद होगा आपको कि अगर a सबसेट है b का और b सबसेट है a का, जब भी ऐसा आ गया तो आप बोलते a इक्वल है b से। क्या याद रखना है, अगर a सबसेट है b का और आ जाए b सबसेट है a का, इसी का मतलब दोनों कैसे एलिमेंट है, इक्वल एलिमेंट से, दोनों सेट कैसे है, इक्वल है। यानी a अगर सबसेट है b का, b सबसेट है a का, तो a इक्वल आ जाता है b से, आता है। तो यहाँ पे आपने क्या बताया, पहले
आपने बताया कि स्पैन ऑफ V1 V2 ये सबसेट है स्पैन ऑफ V1 V2 V3 का, यानी A आपका सबसेट है B का। और यहाँ पे क्या बताया, स्पैन ऑफ V1 V2 V3 ये सबसेट है स्पैन ऑफ V1 V2 का, यानी B सबसेट है A का। इसका मतलब A इक्वल रहेगा B से, यानी स्पैन ऑफ V1 V2 V3 ये इक्वल रहेगा स्पैन ऑफ V1 V2 से रहेगा। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आया कैसा कि स्पैन को इक्वल दिखाना है, स्पैन ऑफ V1 V2 V3 इक्वल दिखाना है स्पैन ऑफ V1 V2 से, तो आपको क्या दिखाना पड़ेगा कि पहले ये सबसेट है इसका, फिर दिखाना पड़ेगा कि ये सबसेट है इसका। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, ये चीज समझा पक्के में। अब देखो यहाँ पे उसने कैसा लिखा है, वर्डिंग्स में लिखा हुआ है क्वेश्चन में, तो हमको भी आंसर किस में लिखना पड़ेगा, वर्डिंग्स में। तो दैट इज स्पैन ऑफ V1 V2 V3 इज इक्वल है स्पैन ऑफ V1 V2 से। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, तब ये चीज में आपको कोई दिक्कत नहीं आएंगी। आप लोगों को क्या याद रखना है कि जब भी क्वेश्चन आएगा स्पैन, दो स्पैन को इक्वल दिखाने का, तो आप क्या दिखाएंगे, पहले ये स्पैन कंटेंट है इसके अंदर, फिर दिखाएंगे ये स्पैन कंटेंट है इसके अंदर, यानी ये सबसेट है इसका, ये सबसेट है इसका। ये वाले लॉजिक से चलेंगे हम लोग, ठीक है। जब भी दोनों एक दूसरे के सबसेट बन जाएंगे तो दोनों कैसे हो जाएंगे, इक्वल होंगे। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, ये चीज समझा, पक्के में समझा, सच में समझा। हमको यहाँ पे दिखाना था स्पैन ऑफ V1 V2 V3 इक्वल है स्पैन ऑफ V1 V2 से। ये कब हो सकता, जब V3 ये जो एलिमेंट है V1 और V2 का क्या बने, लीनियर कॉम्बिनेशन। तो हमको एक चीज मालूम है कि V1 V2 ये जो सेट है ये V1 V2 V3 के अंदर आएगा। क्यों, यहाँ पे V1 है, यहाँ पे भी V1 है, यहाँ पे V2 है, यहाँ पे भी V2 है? यानी इस सेट के पूरे एलिमेंट यहाँ पे प्रेजेंट है, मतलब इसका ये जो एलिमेंट है, ये जो आपका सेट है, ये सबसेट है किसका, ये बड़े वाले सेट का है। अगर एक सेट दूसरे का सबसेट है तो उनका स्पैन भी क्या रहेगा, सबसेट। तो स्पैन ऑफ V1 V2 ये क्या रहेगा, सबसेट रहेगा स्पैन ऑफ V1 V2 V3 का। अब मैंने क्या बताया था आपको, यहाँ पे V3 क्या रहना चाहिए, इनका लीनियर कॉम्बिनेशन रहना चाहिए, तभी आ सकता, नहीं तो नहीं आएगा। तो आप लिखे लेट V3 बी इक्वल टू A V1 प्लस B V2, जहाँ पे A और B क्या है, स्केलर्स है। फिर आपने यहाँ से 3 इक्वेशन मिला, 3 में से 2 इक्वेशन को सॉल्व किया, तीसरे में पुट करके देखा, उसने उस इक्वेशन को सेटिस्फाई किया। अगर ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, A और B की वैल्यू तीनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रही है, यानी गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैसा हो गया, कंसिस्टेंट। अगर सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट आ गया तो आप क्या लिख सकते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन लिख सकते हैं। और अगर लीनियर कॉम्बिनेशन लिख सकते हैं मतलब काय में आ गया, स्पैन आ गया, क्योंकि स्पैन क्या रहता, सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन। तो V3 क्या बना, -1/2 V1 प्लस 1/2 V2, यानी आपका यहाँ पे लीनियर कॉम्बिनेशन बन गया था। आप लिखे देयरफॉर V3 इज कंटेंट इन V1 एंड V2। आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हैं यहाँ पे, देयरफॉर V3 स्पैन्ड बाय V1 एंड V2। अगर आपको वाली लाइन लिखना है तो आप यहाँ पे भी लिख सकते हो ऐसा, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पे एक लाइन ऐड कर सकते हो, क्या, देयरफॉर V3 इज स्पैन्ड बाय V1 एंड V2। स्पैन कब होता, जब क्या बन जाए, लीनियर कॉम्बिनेशन बन जाए। बट V3 अगर स्पैन कर रहा है V1 और V2 से, है ना, तो मतलब क्या हो गया, V3 क्या है, इसमें आता है किसमें, स्पैन ऑफ V1 और V2 में। लेकिन V3 किसका एलिमेंट है, V1 V2 V3 का, यानी स्पैन ऑफ V1 V2 V3 ये क्या बन जाएगा, सबसेट किसका, स्पैन ऑफ V1 V2 का बन गया। यानी आपके जब भी दिखाना रहा तो क्या करना, इसके एक एलिमेंट को इस सेट में बिलोंग करता है ये दिखा देना। हमने जैसे दिखा दिया कि V3 बिलोंग करता है V1 और V2 के स्पैन पे, कर दिया। वैसे भी आपको ये प्रूव करना पड़ेगा ना कि A इज अ सबसेट ऑफ B और B इज अ सबसेट ऑफ A, तभी आप लिख सकते कि A और B कैसा है, इक्वल है। तो यहाँ पे तो हमको ये चीज मिल गया था, क्या मिल गया था कि स्पैन ऑफ V1 V2 ये क्या है, सबसेट है स्पैन ऑफ V1 V2 V3 का। तो अब हमको क्या चाहिए, अगर इनको इक्वल प्रूव करना है, कि हमको ये प्रूव करना पड़ेगा कि स्पैन ऑफ V1 V2 V3 ये सबसेट है स्पैन ऑफ V1 V2 का। ये कब हो सकता, जब यहाँ का कोई एक एलिमेंट यहाँ पे कूद के चला जाए। तो यहाँ पे V3 हमने बता दिया किस पे कंटेंट है, स्पैन ऑफ V1 V2 से। क्यों, क्योंकि आप V3 को क्या लिख सकते हैं, इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं, कोई भी डाउट नहीं करके। ये V3 भी किसका एलिमेंट है, L ऑफ V1 V2 का, यानी ये जो पूरा का पूरा सेट है ये कंटेंट है
इसके अंदर है, ये चीज़ आपने यहाँ पे लिखा। फिर आपने लिखा कि अगर A द सबसेट ऑफ B द सबसेट ऑफ A, इसका मतलब A इक्वल रहेगा B से, यानी स्पैन ऑफ V1 V2 V3 इक्वल रहेगा स्पैन ऑफ V1 V2 से। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो प्लीज़ आप मेरे को मैसेज करके पूछ लीजिएगा, डाउट लेके बैठिएगा नहीं। अब हमारा जो कल का लेक्चर रहेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वाला जो हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।